कौन सा देख लिया था बेटा? परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, आर्क और एवरेज मेथड, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, ये 3 मेथड हम लोगों ने देख लिया था। अब जो हमारे पास यहाँ पर बात बनेगी वो होगा हमारा टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। कौन कौन सा बनेगा बेटा हमारा? टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। कि अगर हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें, अगर हम टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें, तो उसमें हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वो चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर देखो नाम ही क्या है, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बेटा? खर्चा। तो जहां पर हम लोग एक्सपेंस से रिलेटेड करेंगे, जहां पर एक्सपेंस से रिलेटेड, ऐसा हो सकता है कि प्राइस बढ़ने से हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या प्राइस बढ़ने से हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, कम हो जाए। कि प्राइस बढ़ने से या तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो, बढ़ जाए, या प्राइस कम होने से हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। तो ये जो इफेक्ट हमारे पास देखने को मिलेगा, ये जो हमारे पास इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो उसके कारण भी हमारा इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा, ये नहीं करेगा। तो अगर कभी भी हम लोग इलास्टिसिटी निकालेंगे, अगर कभी भी, तो ये प्राइस और एक्सपेंडिचर को देख करके निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? प्राइस और एक्सपेंडिचर को देख करके हम लोग उस रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आ रहे हैं। हाँ, आ रही है, लगती है कि हाँ हाँ, बोल बोल। तो फिर मतलब जैसे मतलब हमने अपना बिजनेस खोला, तो हमने अपना प्राइस राइज सब अपने हिसाब से रखा, फिर हम कंपेयर क्या मतलब कैसे मतलब क्लासिसिटी कंपेयर करें, मतलब हमारा मतलब हिसाब। वही चीज अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ, तो पहले एक बार देख लो, फिर आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड, क्या कर रहे हैं हम लोग, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। तो अगर टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर की बात करें, तो इसमें हमने क्या बोला कि हम लोग प्राइस और एक्सपेंडिचर को रिलेट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्राइस और एक्सपेंडिचर को कोरिलेट करेंगे कि क्या प्राइस बढ़ने से हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहा है, या प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, या प्राइस और एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट हमारा हो ही नहीं रहा। ये अलग अलग बातें हो सकती हैं कि प्राइस बढ़ने से हमारा क्या हो सकता है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर कम हो जाए, या प्राइस बढ़ने से हमारे एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई इफेक्ट ही ना हो। ये तीनों चीजें हो सकती है, नहीं हो सकती है? तो जहां पर ये प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिलेशन देखेंगे, जहां पर हम लोग प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिलेशन देखेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। किस नाम से जाना जाएगा बेटा? टोटल आउटले, टोटल आउट तो अगर हम लोग टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर की बात करें, तो हमने क्या बोला कि प्राइस और एक्सपेंडिचर का यहाँ पर कंपैरिजन किसका होगा बेटा, प्राइस और एक्सपेंडिचर किसका होगा बेटा,
तो अगर टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमने क्या बोला कि अगर यहाँ पे हमें देखना है तो किसको देखना है बेटा, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। किसको देखना बेटा हमें, प्राइस और एक्सपेंडिचर को। किसको देखना हमें, प्राइस और एक्सपेंडिचर को, कि अगर कीमत में बदलाव हो रहा है तो उसका हमारे एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर कीमत में बदलाव हो रहा है, प्राइस में बदलाव हो रहा है, तो उसका हमारे एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट हो रहा है, उस चीज को हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो जहां पर भी हम लोग इस तरीके की बात करेंगे कि हम लोग किसको देखें, प्राइस और एक्सपेंडिचर को, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। किस नाम से जाना जाएगा बेटा, वो टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। तो अगर हम टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि पहले प्राइस को देखेंगे। पहले क्या करेंगे बेटा, हम लोग प्राइस को देखेंगे और फिर एक्सपेंडिचर। जैसे कैसे कि सर अगर हम प्राइस और एक्सपेंडिचर को देखने की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से होगा बेटे, मान लो कि हम पहले कोई गुड्स खरीदते थे तो प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी होगा, है ना। जब प्राइस और क्वांटिटी को हम लोग मल्टीपल करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर। प्राइस और डिमांड को जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा हमारा, एक्सपेंडिचर। तो मान लीजिए कि हमारा प्राइस था 4 रुपया, हमने कितना प्राइस ले लिया, 4 रुपए, और हम क्वांटिटी मंगा रहे थे बेटा 25। ठीक है, हमने क्वांटिटी कितना मंगा लिया, एक्सपेंस कितना हो रहा है हमारा बेटा 100, कि अगर 4 रुपीज है प्राइस, क्वांटिटी हमने मंगाया 25, तो 4 इंटू 25 कितना हो गया बेटा हमारा, कितना हो गया 100। ठीक है, तो 4 इंटू 25 कितना हो गया 100 एक्सपेंडिचर। अब यहां पर अगर इसी को मैं चेंज करके 5 कर दूं, ठीक है, और अब मान लो कि मैं 22 यूनिट्स मंगा रहा हूं बेटा, देखो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम हुआ है ना, प्राइस बढ़ने से हमारा क्वांटिटी कम हुआ है। एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है बेटा, सॉरी 110, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है हमारा 110। तो अगर एक्सपेंडिचर हमारा 110 हो रहा है, एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो रहा है 110 हो रहा है, तो हमने क्या देखा कि अगर प्राइस बढ़ा, अगर हमारा प्राइस बढ़ा, तो प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। मतलब प्राइस इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज, मतलब पॉजिटिव रिलेशन। हो सकता है नहीं हो सकता, उसी तरीके से हो सकता है कि प्राइस कम होने से एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो पहला केस हमने ये देखा, अभी नहीं लिख रहा हूं कि कहां पर इलास्टिसिटी क्या होगा, पहले हम केस को समझ रहे हैं। तो प्राइस बढ़ने से अगर एक्सपेंडिचर बढ़ गया है तो पॉजिटिव रिलेशन। फिर अगर मैं उस तरीके से दूसरा केस यहां पर देखूं, अगर यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, दूसरा केस देखेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी है, हमारे पास क्या है बेटा, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, और दूसरा हमारा क्या दे रखा है, डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी। तो अगर मान लीजिए कि प्राइस हमारा था कितना बेटा 4 रुपीज, डिमांड हमारा 25 था, एक्सपेंस हमारा कितना हो गया बेटा 100 रुपीज, एक्सपेंस हमारा क्या हो गया 100 रुपीज। अगर मान लीजिए कि यही प्राइस बढ़ करके हो गया 5, हमने क्वांटिटी कर दिया बेटा 20, एक्सपेंस कितना, मतलब प्राइस बढ़ा या कम हुआ, एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, एक्सपेंस क्या हो गया बेटा रिमेन कांस्टेंट। तो अगर रिमेन कांस्टेंट हो गया मतलब कोई रिलेशन नहीं। अगर इस तरीके की बात है तो क्या हो गया हमारा, कोई भी रिलेशन नहीं, कि प्राइस बढ़ने से या घटने से एक्सपेंडिचर हमारा जितना पहले हुआ करता था उतना ही क्या हो रहा है, अब भी हो रहा है। जितना पहले हुआ करता था उतना ही क्या हो रहा है बेटा, अब भी हो रहा है। तो तीसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस बढ़ने से, कि जैसे हमने लिखा यहाँ पे प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी, और ये हमारा क्या हो गया एक्सपेंस। प्राइस 4 था,
कॉमोडिटी 25, एक्सपेंस कितना बेटा, प्राइस 5, कॉमोडिटी 18, एक्सपेंस कितना हो गया, मतलब ये तो बढ़ गया और ये क्या हो गया, कम हो गया, ये नहीं, कौन सा रिलेशन बेटा, नेगेटिव रिलेशन, कौन सा रिलेशन हमारे पास, नेगेटिव रिलेशन। तो भैया मतलब क्या हो सकता है रिलेशन में, आइदर पॉजिटिव, आइदर नेगेटिव और नो रिलेशन। तो जहां पर इस तरीके की बात होगी तो वो चीज हमें यहां देखना पड़ेगा, ये नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एक बार पहले नोट करो, फिर मैं समझाता हूं। जल्दी से सारे बच्चे नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी। यस सर। देखो अब ये जो हमारे पास है कि हमने देखा कि भाई पॉजिटिव रिलेशन भी हुआ है, नेगेटिव रिलेशन भी, नो रिलेशन भी हुआ है। जहां पर किसी भी तरीके का कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता, जहां पर किसी भी तरीके का कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता, वहां पर इलास्टिसिटी 1 होता। कि अगर प्राइस बढ़े या कम हो, अगर प्राइस बढ़े या कम हो, हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, तो इसका मतलब है वहां पर इलास्टिसिटी क्या है बेटा, 1 है। वहां पर क्या है बेटा, 1 है। कि अगर कहीं पर भी इस तरीके की बात आएगी कि हमें इलास्टिसिटी के बारे में नहीं पता, हमें क्या है बेटा, इलास्टिसिटी के बारे में नहीं पता, तो हमें एक्सपेंडिचर से कंसीडर करना है, हमें किससे कंसीडर करना है, एक्सपेंडिचर से कंसीडर करना है। तो अगर एक्सपेंडिचर से कंसीडर करना है तो वहां पर यही देखना है कि पहला हमने क्या देखा, नो रिलेशन। तो देखिए इसी चीज को हमने अभी अपने बुक में यहां पर लिखा है कि अगर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, अगर क्या हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई प्रभाव नहीं है। मतलब कौन सा रिलेशन, कोई भी नहीं। इलास्टिसिटी कितना, 1। इलास्टिसिटी कौन सा बेटा, 1। तो ये चीज हमने आपको यहां पर बता दिया कि अगर प्राइस बढ़े या कम हो, अगर प्राइस बढ़े या कम हो, हमारे एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, हमारे एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, तो उस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। अब 2 रिलेशन बच गया, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटवा अगर कहीं पर पॉजिटिव रिलेशन दिखे, अगर कहीं भी पॉजिटिव रिलेशन देखे, तो उस केस में इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 1। कि अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन था नहीं था तो क्या करते थे हम लोग, इलास्टिसिटी 1। अगर कोई भी रिलेशन नहीं था तो क्या हुआ, इलास्टिसिटी 1। अगर दोनों में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, एक के कम होने से दूसरा कम हो, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, एक के कम होने से दूसरा कम हो जाए, तो वहां पर कौन सा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। वहां पे कौन सा रिलेशन बेटा, पॉजिटिव रिलेशन। तो ये हमारे पास आ गया। तो अगर पॉजिटिव रिलेशन तो इलास्टिसिटी कितना, लेस देन 1। तो अब आपको निकालने की जरूरत नहीं ना, बस हम क्या करेंगे, प्राइस, क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर और प्राइस में क्या संबंध है, एक्सपेंडिचर और प्राइस में क्या संबंध है। अगर हमने वो संबंध देख लिया तो हमें पता चल जाएगा कि क्या रिलेशन है, और रिलेशन पता चला तो इलास्टिसिटी की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। पॉजिटिव में लेस देन 1, नो रिलेशन में इक्वल 1। तो भैया इसका बाद एक ही चीज बच गया, नेगेटिव रिलेशन। तो नेगेटिव रिलेशन में कौन सा, इलास्टिसिटी इज मोर देन, बताओ कोई टेंशन था इसमें, है कि नहीं, कि हमें बस यही 3 रिलेशन देखना है कि इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड एक्सपेंडिचर आर पॉजिटिवली रिलेटेड देन इलास्टिसिटी विल लेस देन 1। if price and expenditure are not related, that means if price increases or decreases, no effect on expenditure, then elasticity will be 1। ठीक है, if price increases or decreases, ठीक है, तो इंक्रीज हो तो एक्सपेंडिचर क्या हो, कम हो जाए, और अगर प्राइस डिक्रीज हो तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, बढ़ जाए। दैट मींस क्या, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड
expenditure, negative relation between price and expenditure, then elasticity will be more than 1. तो उस केस में elasticity क्या होगा हमारा, 1 से ज्यादा होगा। लिख लिया तीनों चीज। ये 3 कहानी हमारी बन गई, पर कहते हैं ना मजा तो आया नहीं होगा यहाँ पे आपको, मोह माया वाली बात थी ये। तो अब इस केस में क्या करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। ये तो हमारी थी प्राइस इलास्टिसिटी कहानी। किसकी कहानी थी बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी। उसी तरीके से अब हमारे पास कौन सा आएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या होगा बेटा, क्रॉस, तो और क्या, नहीं, ठीक है। अब हमने क्या बोला, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए क्या डेफिनेशन बताया था बेटा, the degree of responsiveness to change in demand of main commodity due सर to मैं बताऊं, related goods। नहीं बेटा, उधर से बोलना नहीं है, सिर्फ मैं बोलूंगा, आप लोगों को सुनना है। the degree of responsiveness to change in demand of main commodity due to change in price of related goods, then that degree of change in responsiveness is known as क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि हमने क्या बोला था कि इसमें हमें देखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट्स के कारण क्या इफेक्ट हुआ है, कॉम्प्लीमेंट के कारण क्या हुआ, तो वो कहां पर आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। किसमें आता है बेटा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो अगर हमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करनी है, अगर हमें क्या करना है बेटा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करनी है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण अगर डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी पर कोई भी इफेक्ट होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण अगर डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी पर कोई भी इफेक्ट होगा, तो जो इफेक्ट होगा, जितना इफेक्ट होगा, वही इफेक्ट हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी के नाम से। तो चलिए जरा लिख लेते हैं, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस to change in demand of main commodity due to change in price of related goods, then that degree of change in responsiveness is known as cross elasticity of demand। क्रॉस elasticity of demand, the degree of responsiveness to change in demand of main commodity due to change in price of related goods, then that degree of change in responsiveness is known as क्रॉस elasticity of demand। की प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज होने के कारण, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज होने के कारण हमारे मेन कमोडिटी के डिमांड पर जो प्रभाव पड़ा है, तो उसी प्रभाव को हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी के नाम से जानेंगे। तो अगर क्रॉस इलास्टिसिटी में आपको इलास्टिसिटी का फॉर्मूला निकालना हो तो लिखते हैं, देखो क्रॉस इलास्टिसिटी को डिनोट किससे कर रहे थे हम लोग, बताओ, मैंने बताया था EC या EC। सी का मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी, सी का मतलब क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर नहीं पता है तो इसका मतलब आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, जहां पर इलास्टिसिटी का पहला लेक्चर दिया तो वहां पे मैंने EC लिखा हुआ था। तो देखिए, अगर हमें इलास्टिसिटी निकालना है क्रॉस इलास्टिसिटी, तो क्या लिखेंगे,
चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डिवाइड में चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं कि भैया जो भी काम हो रहा है किसके कारण हो रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण। किसके कारण हो रहा है बेटा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रख के चलना है। ओके, जल्दी से लिख। हाँ बेटा, मेन कमोडिटी की ही डिमांड होगी। डिमांड तो हमेशा मेन कमोडिटी ही की लेके चलना है। हो गया यहां तक, नोट कर लिया। पर बात तो बनेगी नहीं बेटा, है कि नहीं। देखिए कि अगर मान लीजिए किसके कारण, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण कोई भी बदलाव हुआ है। किसके कारण बेटा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण कोई भी बदलाव हुआ है, तो वो हमारा किस में आ गया बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी में। तो देख रहे हो कि इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी बराबर क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाई। अब क्या है कि एक्स एंड वाई में बी सब्स्टिट्यूट्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स। क्या हो सकता है ये कि या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। या तो ये हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा, या तो ये हमारा क्या होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। तो यही चीज हमें, मैंने पहले ही बताया कि अगर हम रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो दोनों तरीके की बात होगी। या तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हम कर रहे होंगे, या तो, ठीक है। तो दो तरीके का गुड्स हमारे पास क्या होगा बेटा, दो तरीके का गुड्स हो गया ना। कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री। ये दो तरीके के गुड्स है हमारे पास, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो क्या होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तब क्या होगा, ये दोनों चीज हमें देखना पड़ेगा, ये नहीं देखना पड़ेगा बेटा, है कि नहीं, कि हमें सब्स्टिट्यूट्स के बारे में भी देखना पड़ेगा और कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर मान लीजिए कि गुड्स हमारा क्या हो, सब्स्टिट्यूट्स हो, अगर गुड्स क्या हो बेटा, सब्स्टिट्यूट्स हो, तो कहता है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा तो उस केस में कहता है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जस्ट लाइक टी एंड कॉफी। सब्स्टिट्यूट्स मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, तो जहां पर अगर मान लीजिए एक से दूसरे का सेटिस्फेक्शन मिल जाए, लगभग बराबर सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो वही हमारा क्या होता था बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, है कि नहीं। तो हमने ले लिया टी एंड कॉफी। कहता है देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या बोला था कि अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी। तो दोनों में कौन सा रिलेशन, पॉजिटिव। तो इसलिए इसको क्या नाम देंगे बेटा हम लोग, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या कहेंगे बेटा हम लोग इसको, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इस केस में जो इलास्टिसिटी हमारा आता है वो +0 से लेकर के +∞ के बीच आता है। कहां से कहां तक आएगा बेटा, +0 से लेकर के +∞, क्योंकि इसमें पॉजिटिव ही होना है, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते कि -∞ से +∞ हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। बेटा किसकी याद में खोया हुआ है,
ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन होगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन होगा, मतलब +0 से +∞ के बीच में उस वैल्यू को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, +0 से +∞ के बीच में। उसी तरीके से अगर कंप्लीमेंट्री हो जाएगा, दोनों में कौन सा संबंध होता है बेटा, नेगेटिव। दोनों में कौन सा संबंध, नेगेटिव। तो क्या कहेंगे उसको, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या नाम दिया जाएगा उसको, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। और उस केस में हमारी वैल्यू कहां से कहां, -0 से लेकर के -∞ तक होगा। उस केस में हमारी वैल्यू कहां से कहां तक होगा बेटा, -0 से लेकर के -∞। तो देखो, अगर नेगेटिव रिलेशन होता है तो स्लोपिंग डाउनवर्ड, और अगर पॉजिटिव रिलेशन होता है तो स्लोपिंग अपवर्ड। तो जहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स है वहां पर देखो स्लोपिंग अपवर्ड डिमांड कर्व है क्या, है कि नहीं। तो कौन सा रिलेशन है वहां पर, पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव रिलेशन है तो स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स में कौन सा बेटा हमारा, नेगेटिव। तो ये चीजें आपको एज इट इज ऐसे ही टेप लेना है, जल्दी से लिखिए। सर वो -0 से नीचे नहीं होता है, -0 से नीचे नहीं होता। क्या बेटा -0 से, हाँ हाँ ग्राफ भी बनाना बेटा, पूछता है इस तरीके से। अगर कोई आपसे ये पूछ देगा कि बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स में जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी निकालते हैं तो ग्राफ कैसा होगा, तो स्लोपिंग अपवर्ड। ऐसे नहीं बताएंगे, स्लोपिंग अपवर्ड बोलेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री के उसमें क्या बोलेंगे, स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो वो चीज भी ध्यान में होना चाहिए ना।
सर डन। हो गया बच्चों? पर बात तो यहां भी नहीं बनेगी, है कि नहीं? मोह माया वाली बात है। अगर कहीं पर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो वो किस चीज को शो करेगा? सब्स्टिट्यूट्स को। कहीं पर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा बेटा? बोलो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? अगर आर्क और एवरेज मेथड से निकाला जाए, अगर आर्क और एवरेज मेथड से निकाला जाए तो हम लोग क्या लिखते थे? Q माइनस Q1 डिवाइड Q प्लस Q1 इंटू P प्लस P1 पहले लिखते थे ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा? रिलेटेड गुड्स आ जाएगा ना, PR प्लस PR1 डिवाइड में PR माइनस PR1, है कि नहीं? तो यही चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं बेटा क्रॉस इलास्टिसिटी में, कि अगर मान लीजिए कि आर्क और एवरेज मेथड निकालना है, हमें क्या करना है बेटा? आर्क और एवरेज मेथड निकालना है। तो आर्क और एवरेज मेथड में निकालने के लिए जब हम लोग करते थे तो क्या करते थे? Q माइनस Q1 डिवाइड Q प्लस Q1, ओके, इंटू PR प्लस PR1 डिवाइड में PR माइनस PR1। होगा ही नहीं होगा? कि भाई बेस प्राइस में से करंट प्राइस को माइनस करने की बात भी आती है, फिर भी रहेगा वही चीज। अगर नेगेटिव आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री और पॉजिटिव आएगा तो इस फॉर्मूले को भी लिख लीजिएगा, मेथड आर्क और एवरेज मेथड। आर्क और एवरेज मेथड। ओके, पर बात तो यहां भी नहीं बनेगी। याद रखना बेटा, इस केस में भी यही है कि मोस्ट ऑफ केस में हमें आईसीआई कौन सा फॉलो करने के लिए बोलता है? आर्क और प्राइस इलास्टिसिटी में भी यही बात बोला था कि अगर आपके पास कभी भी ऐसा हो जाए कि कोई भी मेथड मेंशन ना हो, आपके पास क्वेश्चन में इस तरीके से हो जाए कि कोई भी मेथड मेंशन नहीं है और आपको बोला कि वैल्यू कंसीडर करो, तो कौन सा मेथड निकालोगे? आर्क और एवरेज मेथड से। कि अगर कभी भी हमें कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किस मेथड से करेंगे? आर्क और एवरेज मेथड से। किस मेथड से करेंगे बेटा? आर्क और एवरेज। तो ये चीज ध्यान में रखना है। हमें क्वेश्चन पूछा, मेथड नहीं दे रखा है, आंख बंद करके क्या लगा दो? आर्क और एवरेज मेथड। तो ये चीज आपको ध्यान में, इसलिए बार बार रटा रहा हूं मैं, ठीक है? कि आपसे कोई अगर ये पूछ देता है कि बताओ बेटा इफ नथिंग स्पेसिफाइड अबाउट एनी मेथड, तो कौन सा फॉलो? आर्क और एवरेज मेथड। चाहे वो किसका मेथड हो? प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो, चाहे वो क्रॉस इलास्टिसिटी की बात हो, चाहे वो प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो, चाहे वो क्रॉस इलास्टिसिटी की बात हो, तो वो चीज हम लोग यहां पर देखेंगे। तो ये चीज लिख लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद लिखेगा इनकम इलास्टिसिटी। अब क्या होगा बेटा? इनकम इलास्टिसिटी। तो लिखिएगा द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, the degree of responsiveness to change in, the degree of responsiveness to change in demand of main commodity due to change in income of consumer। याद नहीं है ऊपर वाला जो भी डेफिनेशन लिखवाया था उसमें जहां पर पीआर लिखा था ना बेटा, वहां पर सिर्फ क्या लिख देंगे? इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो हमारा काम बन जाएगा, ये नहीं हो जाएगा? तो वही लिखवाया कि द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर।
then that degree of change in responsiveness is known as इनकम elasticity। कि अगर ये जो वैल्यू है यहां पर अगर हम लोग क्या लिख दे, इनकम ऑफ कंज्यूमर y लिख दें, तो यहाँ क्रॉस नाम बदल के क्या हो जाएगा, इनकम। यहाँ पे क्रॉस नाम बदल के क्या हो जाएगा, इनकम। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, कि अगर कहीं पर भी आपसे इनकम पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि भैया इनकम के कारण हमारे डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही हमारा क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी होता है। बात खत्म। कि इनकम के कारण जो हमारे डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी पर इफेक्ट हो रहा है वही हमारा क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी के नाम से जानेंगे। बेटा एक बताओ, इनकम क्या ऐसा होता है कि हर महीने बदलता रहे? अगर कोई किसी को सैलरी मिल रही है तो ऐसा होगा कि आज कुछ और सैलरी है, अगले महीने कुछ और सैलरी होगा, अगले महीने कुछ और नहीं। मतलब सैलरी तो साल में एक ही बार बदलेगा। मतलब एवरेज करने की बात तो यहाँ पर होगी नहीं, है कि नहीं? तो अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि आर्क और एवरेज को यूज करना है। इनकम इलास्टिसिटी में आर्क और एवरेज मेथड होता ही नहीं है। दिहाड़ी में काम कर रहा हूँ, हम उसकी बात नहीं करते, वहां पर डिमांड की एप्लीकेबिलिटी की बात नहीं, वहां पे पहले एसेंशियल गुड्स पूरा करो ना पहले तुम, है कि नहीं? तो जहां पर हम लोग सैलरी वगैरह की बात करते हैं, जहां पर हम लोग सैलरी वगैरह की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि सैलरी जो हमारा होता है वो हर मंथ चेंज नहीं होता। इनकम हमारा हर मंथ चेंज नहीं होता, वहां पर फिक्स्ड इनकम की बात हो रही है ना बेटा, है कि नहीं? साल में एक ही बार तो होता है ना, बोनस मिलता है कि भैया आप तुम्हारा 10% या 5% या 8% जो भी बढ़ेगा वो साल में एक बार बढ़ेगा। तो जैसे ही वो चेंज होने की बात आएगी तो उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको मेंशन कर देंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है। ओके, कोई दिक्कत है कि नहीं? तो आपको क्या लिखेंगे कि देयर इज नो आर्क और एवरेज मेथड यूज्ड इन इनकम इलास्टिसिटी। तो ये तो डेफिनेशन लिख लिया, जल्दी से अब ये भी लिख लो कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल इनकम डिवाइड में चेंज इन इनकम। वही चीज यहां पर लिखा गया है या नहीं लिखा गया है? इसको ऐसे तुम लोग लिख सकते हो, चेंज इन क्वांटिटी ओरिजिनल क्वांटिटी ओरिजिनल इनकम, वाई से डिनोट कर सकते हो या आई से डिनोट करते, कुछ भी कर सकते हो, डिवाइड में चेंज इन इनकम। ओके, और ये नोट तो लिख के लेना, देयर इज नो आर्क मेथड इन इनकम इलास्टिसिटी। So done. अब है, हाँ, इनकम को फिक्स ही रखना है ना, क्योंकि ये हर मंथ तो चेंज होगा नहीं, हर मंथ हम चेंज करने की बात नहीं करेंगे। तो वो चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। ओके, चलो अब है कि इनकम का जो इफेक्ट हमारे पास हो रहा है, इनकम का जो इफेक्ट हो रहा है हमारे पास, ये तीन तरीके से हो सकता है। हो सकता है पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट हो, या हो सकता है कोई भी इफेक्ट ही ना हो। जैसे कि हमने बात करी थी किसकी, लग्जरियस गुड्स, कंस्पिशियस गुड्स की, सुपीरियर गुड्स की। हमने बताया था ना कि इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज डिमांड ऑफ सुपीरियर गुड्स आल्सो इंक्रीजेज, इफ इनकम इंक्रीजेज डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल्स डाउन, इफ इनकम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज नो इफेक्ट ऑन एसेंशियल गुड्स और नेसेसरी गुड्स। तो ये बातें हम लोग करते थे या नहीं करते थे? तो तीन इफेक्ट होता था ना, तो तीनों इफेक्ट के बारे में इलास्टिसिटी देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा?
कि 3 इफेक्ट जो है, तो देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव किस केस में होता था बेटा? लग्जरियस गुड्स में, है ना। नेगेटिव किस केस में होता था? इंफीरियर गुड्स में, है ना। तो चलिए जरा इसको लिख लीजिए एक बार, कि कहता है इन केस ऑफ नेसेसरी, नॉर्मल और लग्जरी गुड्स देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कि भैया अगर मान लो एसेंशियल गुड्स को नहीं बढ़ाते तो कम भी तो नहीं करते ना, है कि नहीं। हम अगर नहीं बढ़ाते तो कम भी तो नहीं करते हैं, तो वो उसको हम पॉजिटिव में ले सकते हैं, कि जीरो का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो देखिए कहता है कि अगर मान लीजिए कि इनकम जो है 1 के बराबर हो जाए, अगर इनकम 1 के बराबर हो जाए, या इनकम की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, या इनकम की वैल्यू 1 से कम हो। कहता है अगर इनकम की वैल्यू मतलब इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो वो किस केस में होगा? लग्जरियस गुड्स में होगा। किस केस में होगा बेटा? लग्जरियस गुड्स में। अगर लेस देन की 1 की बात करेंगे तो वो किस केस में होगा बेटा? नॉर्मल या नेसेसरी गुड्स में। अगर लेस देन, क्योंकि लेस चेंजेबल होता है, बहुत कम इफेक्ट होता है, ना के बराबर इफेक्ट होता है। हम तो ये बोलते थे कि कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ना के बराबर इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया? लेस देन 1, कि 0 से 1 के बीच में होगा, थोड़ा थोड़ा सा, है कि नहीं। थोड़ा सा हो भी सकता है, नहीं तो मैंने बताया था ना कि अगर मेरा तबीयत खराब है, इनकम ज्यादा है, तो मैं मैक्स हॉस्पिटल जाऊंगा, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल जाऊंगा, है कि नहीं। ये हो सकता है, लेकिन जाएंगे तो डॉक्टर के पास ना भाई, है कि नहीं। या ऐसे बोलेंगे अच्छा तबीयत खराब है, चल आराम से 2 खंबा खोल तो आज देते हैं, होगा क्या? नहीं होगा ना भाई। डॉक्टर से दिखाना नेसेसरी हमारा क्या है? डॉक्टर से दिखाना, है कि नहीं। फिर हमने ये भी बताया था अगर तबीयत खराब है तो टेबलेट 1 खाएंगे, 10-10 एक ही बार नहीं करेंगे। बहुत पैसा है मेरे पास, तो पूरा 10 टेबलेट एक बार में खाऊं, होगा क्या? सर दर्द अगर करे तो 1 ही टेबलेट ना खाओगे, 10 का भी खा सकते हो क्या एक साथ? नहीं, कि 10 डिस्प्रिन एक गिलास में घोल लो, उठ नहीं पाओगे। अगली बार लोग कंधे पे उठा रहे होंगे तुमको, है कि नहीं। 4 कंधे पे होगे, होता ही नहीं होता। बहुत सारे में ऐसे होता है ना कि जैसे देखते हो ना कि जो नींद की टेबलेट लेते हैं, डोज ज्यादा हो जाता है तो मौत हो जाती है, नहीं हो जाती है? मौत हो जाती है, नहीं होती। तो उसके इसमें क्या हुआ था? गए थे सोने, जो उठेंगे पर उठ नहीं पाए, लोगों ने उठा लिया, है कि नहीं। और 2-4 बार लगा भी लिया आराम ना, है कि नहीं। ऐसी निंद्रा में जहां से कि कभी वापस नहीं आ सकते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो या तो इनकम इलास्टिसिटी जो है 1 से ज्यादा होगा, तो किस केस में? लग्जरियस गुड्स, सुपीरियर गुड्स, एकदम मस्त फरारी से चलेंगे, फरारी की सवारी, है कि नहीं। तो वहां पे क्या है? लग्जरियस गुड्स है, तो इनकम बढ़ेगा, वो फील आएगा, चेंजेस ज्यादा, है कि नहीं। लेकिन कभी कभी जैसे विजय माल्या पहले क्या हुआ करता था, एकदम अय्यासी की जिंदगी जी रहा था, और अब, है कि नहीं, कोर्ट के चक्कर काट रहा होता है कि नहीं। तो भैया अगर इनकम कम हो गया तो डायरेक्ट इंफीरियर गुड्स पे आ गया ना वो, है कि नहीं। अब वो चलती है, किंगफिशर का पहले प्लान चलता था ना, अब चलता है? नहीं चलता, बिक गया, है कि नहीं। तो अगर इनकम बढ़ेगा तो सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती थी, तो इलास्टिसिटी क्या होगा बेटा? ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। और एसेंशियल गुड्स पे नाम मात्र का, नहीं के बराबर, तो इसलिए क्या लिखेंगे? लेस देन 1। उसी तरीके से अगर नेगेटिव रिलेशन है, दैट्स इंफीरियर गुड्स है, तो इंफीरियर गुड्स के में नेगेटिव रिलेशन होगा ना बेटा। तो नेगेटिव का मतलब क्या? 0 से कम। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? 0 से कम, कि जहां पर इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या हो जाए? 0 से कम हो जाए। जहां पर इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या हो जाए? 0 से कम हो जाए। तो 0 से कम मतलब नेगेटिव, नेगेटिव। तभी तो पहले ही तो नाम मैंने क्या लिखा है? नेगेटिव। फिर कहता है कि अगर इनकम बढ़े या कम हो, अगर डिमांड पर कोई कभी थोड़ा सा भी इफेक्ट ना पड़े, रिमेन चेंज, तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, नेसेसरी गुड्स में भी मैंने क्या बोला कि कभी कभी थोड़ी सी तो बदलाव हो सकता है, थोड़ा सा बदलाव। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास इनकम ज्यादा है, तो मैं टाटा नमक ना खा कर प्यूरो 99 रुपए वाला खाऊंगा। थोड़ा सा जरूरत उतनी ही होगी, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा? इनकम का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस हो सकता है या नहीं हो सकता, है कि नहीं। इनकम का एक्सपेंस जाएगा ना, तो मतलब क्या, नाम मात्र के लिए ना बदला होगा भाई। इनकम बढ़ जाएगा, हम डिस्प्रिन नहीं खाएंगे, हम फ्लेक्सन खाएंगे, 1.5 रुपया का देता है, होगा या नहीं होगा?
तो इनकम पे क्या होगा, नाम मात्र के लिए चेंज हो सकता है, डिमांड थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, तो इसलिए हमने उसको किस में लिखा है, लेस चेंजेबल में। ना के बराबर ही होता है, इसको कुछ नहीं आता, ठीक है, कि ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसपे साफ प्रभाव पड़े ही ना, प्रभाव पड़ता है थोड़ा ही, नाम मात्र के लिए। जैसे बेटा एक बता, माचिस है, माचिस है, अब तुमने अगर एक तिली जला दी, दूसरी जला दी, तीसरी जला दी, मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन अगर पूरा का पूरा डब्बा जो है ना एक ही अगरबत्ती को जलाने में लगा दो तो मम्मी बोलती नहीं, से अगरबत्ती नहीं जलता है क्या, पूरा बर्बाद कर दिया। जबकि इनकम का एक्सपेंसेस क्या है, बहुत ही कम, 1 रुपया में 50 तिली, 1 रुपया में 50 घर आग लगाओ, है कि नहीं, 1 रुपया में 50 घर आग लगाओ, लेकिन फिर भी वो आएगा ही नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर हुआ ना, मम्मी ने बोला ना, अगर नहीं कोई इफेक्ट होता तो बोलती ही नहीं ना, फिर तो बोलती बेटा लगाते जाओ जितना जलाना है जलाओ, है कि नहीं। लेकिन वहां पर दिक्कत ये भी है, पंखा चल रहा हो और मम्मी ने बोला अगरबत्ती जला, तुमने बोला अरे मम्मी पंखा रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, और अगरबत्ती ऐसे जलाते हो, बेटा फिर लात पड़ती है, अच्छा सुट्टा मारने का एक्सपीरियंस ज्यादा है, होगा ये नहीं होगा। देखते ना एक रील्स वगैरह आता है जिसमें लड़का जो है ना, मम्मी बालकनी में पूजा शायद कर रही होती है और बेटा को बोलता है कि वो जला जला के दियो, है कि नहीं, डार। कई बार ऐसा होता है, मतलब वो बाप ऐसे बैठ के दाल अब जैसे मैंने कल एक वीडियो देखा था रात में कि एक लड़की जो है अपने घर में आराम से बेड पे बैठी लेटी हुई थी और लैपटॉप यूज कर रही थी, ठीक है, अब सामने कौन था वो नहीं था, वो नहीं दिखाया उसमें, बस दिखाया कि ऐसे सिगरेट का डब्बा आया सामने, लड़की ने उठा के मुंह में लिया, बोलता है हाँ लाइटर तो दे, मतलब ऐसे ऐसे इशारा किया जलाने वाला दे, है कि नहीं, फिर वो डैडी आप, उसमें सिर्फ हाथ आता है कि नहीं, तो हुआ क्या, इफेक्ट हुआ ना भाई, है कि नहीं, तो उस पर नहीं जाना है, उस पर नहीं जाना, हमें इस पर रहना है कि क्या वो हमारा सुपीरियर गुड्स है, क्या वो हमारा इंफीरियर गुड्स है, क्या वो हमारा नॉर्मल गुड्स है, या एसेंशियल गुड्स है। तो अगर लग्जरियस गुड्स होगा तो मोर देन वन, अगर नॉर्मल या एसेंशियल गुड्स होगा तो लेस देन वन, क्योंकि थोड़ा मोड़ा बदलाव हो सकता है, और अगर इंफीरियर गुड्स है तो लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव, लेस देन जीरो। और कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं, मानते हैं ऐसे हो सकते हैं कि अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा तो वहां पर इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जल्दी से ये पूरा लिख लीजिए। सभी बच्चे नोट कीजिए जल्दी।
नोट कर लिए बच्चे? बोलो। यस सर, कर लिया। अंकिता कर लिए बेटा? ये सर आपने मना किया था ना बोलने के लिए। नहीं, मैंने नोट करने के लिए बोला था। कर लिया ना? यस सर। ओके बेटा। अब है कि डिमांड को इफेक्ट करने वाले क्या क्या तत्व हैं जिसके कारण हमारा डिमांड क्या होता है बेटा? इफेक्ट होता है। जिसके कारण हमारे डिमांड के इलास्टिसिटी पे प्रभाव तो पड़ता है ना बेटा। तो उसकी भी बात हम लोग करते हैं, उसको भी यहाँ पर समझते हैं। देखो कि फैक्टर अफेक्टिंग और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि किन किन चीजों के कारण हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है। तो सबसे पहला होता है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। देखिए इसमें आपको पूरा नहीं लिखना है, इसमें बस यही ध्यान में रखना है कि अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करें बेटा? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो बेटा देखो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होगा उतना ज्यादा इफेक्ट होगा या नहीं होगा? और जितना कम सब्स्टिट्यूट्स होगा उतना कम इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो कि कोई भी काम के लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तो आप उसको डिले कर पाएंगे क्या? नहीं, कि वो करना ही करना है। कि मान लो आप बाहर जाते हो कोक पीने के लिए, ठीक है, और दुकान पर सिर्फ एक ही है पेप्सी और उसके अलावा कोई भी नहीं है, तो आपको मजबूरी में पेप्सी ही लेना पड़ेगा ना। कोई और चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं कि भैया वही चीज है, वही चीज हमें मिलेगा, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है कि नहीं? तो आप वहां पर ऑप्शन नहीं रख सकते हैं, आप वहां पर ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। तो मतलब सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी क्या है, उसके कारण हमारा इलास्टिसिटी पर इफेक्ट होगा या नहीं होगा? तो वही चीज लिखा है कि इफ कमोडिटीज हैव मोर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड, कि जितना ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होगा इलास्टिसिटी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा, है कि नहीं? एंड इफ कमोडिटीज हैव लेस सब्स्टिट्यूट्स हैव इनइलास्टिक डिमांड, कि जितना कम से कम होगा उतना कम से कम उसका इलास्टिसिटी भी होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होगा, जो इनका इलास्टिसिटी की बात करेंगे वो उतना ज्यादा होगा, और जितना कम से कम सब्स्टिट्यूट्स होगा उतना कम से कम उसकी इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, कहता है फिर उसके बाद इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल एज ए ग्रुप ऑफ ए गुड्स may have inelastic demand, but when we consider its various brands we say that a particular brand had elastic demand। कि मान लो एक ही गुड्स है लेकिन उसके ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं,
तो वो ब्रांड की इलास्टिसिटी पे आएगा, उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी पे तो नहीं ना बात करेंगे हम लोग। अब जैसे पार्ले जी है कि नहीं, अब पार्ले जी कंपनी में ही क्या होगा, बहुत सारी बिस्किट्स आती हैं, है कि नहीं, तो हम किसी एक प्रोडक्ट की बात करेंगे, ना कि पूरे के पूरे पार्ले जी पे। जो भी इफेक्ट होगा वो पार्ले जी का इफेक्ट होगा, लेकिन हम जब इलास्टिसिटी की बात करेंगे किसी एक खास प्रोडक्ट को लेकर के करेंगे ना, कि भाई अगर क्रीम वाली बिस्किट हम कहते हैं तो क्रीम वाली बिस्किट जितने भी है सबको लेकर के चलेंगे हम लोग। नमकीन बिस्किट करते तो नमकीन वाले सारे बिस्किट्स को लेकर के चलेंगे। तो वो चीज आपको यहाँ पे देखना है। तो बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जितना ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होगा इलास्टिसिटी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि हम उतना ज्यादा चेंज कर सकते हैं, हमारे पास उतना ज्यादा ऑप्शन होगा। और जितनी कम से कम सब्स्टिट्यूट्स होगी इलास्टिसिटी भी उतना ही कम होगा। ठीक है, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स उतना ज्यादा इलास्टिसिटी चेंज, जितना कम सब्स्टिट्यूट्स उतना कम इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या नाम दे देते हैं, इन इलास्टिक। उसको क्या नाम दे देता है, लेस इलास्टिक को हम लोग इन इलास्टिक के नाम से जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो इसको भी यहाँ पर इन इलास्टिक के नाम से हम लोग जान जाएंगे। ओके, पर मजा तो आएगा नहीं बेटा, नहीं ना आएगा मजा। चलिए जरा आप मजे लेते हैं आगे। फिर दूसरा है पोजीशन ऑफ ए कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजट। बेटा देखो, कोई भी काम करते हैं तो ऐसे जेब में देख करके माल है या नहीं, है कि नहीं। कहावत भी क्या है, खोलो पैसा देखो तमाशा, कि जितना पैसा होगा हम उतना ज्यादा चेंज कर सकते हैं, और जितना कम पैसा होगा उतना, है कि नहीं। जेब में 50 रुपया है, कुछ खाने का भी मन होगा तो 50 तक लिमिट रह सकते, उससे ज्यादा भावनाओं में बह सकते हैं क्या, नहीं। फिर तो जीभ से टप टप पानी चूता रहेगा, बस आराम से बर्दाश्त करते रहेंगे, भैया इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन आराम से 1-2 लाख का गड्डी जेब में रख लिए हैं, अरे बोल क्या खाना है कि नहीं, मतलब चेंज उतना ज्यादा। तो वही कहता है कि जनरली ग्रेटर द पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए कॉमोडिटी, ज्यादा से ज्यादा खर्चा, द ग्रेटर विल बी इट्स इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी भी क्या होगा, ज्यादा। और अगर कम से कम हो रहा हो तो, तुम 5 स्टार होटल में भोजन करने के लिए जाते हो, जो इनकम का प्रोपोर्शन है ज्यादा खर्चा होता होगा वहां पे, तो वहां पर इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा, मोर देन 1। लेकिन भैया रोड पर ठेला वाला रहे, भैया 10 रुपया का पोहा दे देना जरा, पोर्शन कम। या हमने माचिस का एग्जांपल लिया, बहुत ही कम एक्सपेंस है, तो वहां पर इफेक्ट ऐसा होगा कि अगर एक तीली ज्यादा बर्बाद है, अरे तुम हमको गरीब कर देगा रे, एक तीली जला दिया तुमने, ऐसी बात करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि वह अरे बहुत पैसा है, 1 रुपया में 50 तीली, चलाओ कितना चलाते हो चलाओ, है कि नहीं है। लेकिन वहीं पे कार कहीं पे ठोक के आ जाओ, तो घर वाले तुमको ठोक देंगे घर बंद करके, ले धम धम धम। क्यों, क्योंकि भैया वहां पे इनकम का प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर पेन टूट जाए, पेन खो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा तूने पेन खो दिया, धूम धूम, नहीं, वो इफेक्ट नहीं, है कि नहीं। तो ये चीज जहां पर अगर इनकम का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, इनकम का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, तो वहां पर इलास्टिसिटी भी इफेक्ट ज्यादा होगा। और जहां पर इनकम का प्रोपोर्शन कम होगा, तो वहां पर इलास्टिसिटी भी हमारा क्या होगा बेटा, कम ही होगा ना। तो ये भी चीज इसमें देखेंगे। तीसरा, नेचर ऑफ कॉमोडिटी, नेचर ऑफ कॉमोडिटी। देखो कहता है इन जनरल लग्जरी गुड्स आर प्राइस इलास्टिक व्हाइल नेसेसरी आर प्राइस इनइलास्टिक। ठीक है, जो हमारे पास लग्जरी गुड्स है, महंगी वस्तुएं, है कि नहीं भैया, उस पर जो है सुविधाएं, जितना ज्यादा लोगे इलास्टिसिटी उतना ज्यादा होगा, है कि नहीं। लेकिन जो एसेंशियल गुड्स हैं, हमने क्या बोला था, उस पर इफेक्ट बहुत ही कम होगा, ये नहीं होगा, ना के बराबर चेंज होगा। तभी ना हमने अभी जो देखा था, तो वहां पर एसेंशियल गुड्स में हमने इलास्टिसिटी लेस देन 1 किया था, ये नहीं किया था। तो अगर लग्जरी गुड्स की बात करेंगे तो उसमें इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा, मोर देन 1। अगर लग्जरीज गुड्स की बात करेंगे तो इलास्टिसिटी कितना होगा बेटा, मोर देन 1। लेकिन अगर वहीं पर एसेंशियल गुड्स या नेसेसरी गुड्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इलास्टिसिटी कितना, लेस देन 1 होगा। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूजेज। देखो बेटा,
कुछ ऐसी भी चीजें होते हैं जिसका बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें होते हैं जिसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज्यादा चेंज कर सकते हैं क्या? पढ़ना है तो पढ़ना है कि नहीं? सर जी ने टाइम दिया था तो उसी टाइम में आए हैं, नहीं तो यही 8:35 में झेल रहे होते हैं, है कि नहीं? हमने आप ही लोगों का सोचा है, इसीलिए इतना लेट भी किया है, नहीं परेशान हो जाते थे उस टाइम में, नहीं हो जाते। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी गुड्स का ज्यादा यूजेज होगा तो उस पर इफेक्ट भी ज्यादा होगा, और कम यूजेज होगा तो इफेक्ट भी क्या होगा? चेंज नहीं कर सकते हम लोग। तो जहां पर चेंज नहीं कर सकते लेस इलास्टिक, और जहां पे हाँ बदल दे कोई बात नहीं। जैसे दूध है, दही भी बनता है, आइसक्रीम भी बनता है, घी भी बनता है, मिठाई भी बनता है, अरे भैया बहुत सारे उपयोग है इसके, तो इलास्टिसिटी भी क्या होगा? ज्यादा। तो क्या कहता है यहां पर, जरा गौर से देखिएगा कि द मोर द पॉसिबल यूजेज ऑफ कमोडिटी, ठीक है बेटा। तो अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी जो हमारा यूजेज है, अगर ज्यादा से ज्यादा उसका यूज हो रहा है, अगर उसका यूज क्या हो रहा है बेटा? ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? मोर देन वन। इलास्टिसिटी क्या होगी? मोर होगी। लेकिन अगर उसका यूज कम हो रहा है तो लेस इलास्टिक होगी, या नहीं लेस देन वन होगा, या नहीं होगा? तो यही चीज कि जितना ज्यादा यूज उतना उस इलास्टिसिटी पर इफेक्ट, और जितना कम यूज, तो क्या बोलता है कि टू इलस्ट्रेट मिल्क हैज सेवरल यूज, इफ इट्स प्राइस फॉल्स इट कैन बी यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पस लाइक दही, क्रीम, घी, मिठाई, बट इफ द प्राइस इंक्रीजेज इट्स यूज विल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर एसेंशियल पर्पस। कि भैया अगर दूध सस्ता है, दही खाओ, घी खाओ, मिठाई खाओ, क्रीम खाओ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। घर जाओगे मम्मी बोलेगी यार ये आधा किलो वाला गिलास से ले पी, है कि नहीं? लेकिन अगर वही दूध 5,000 रुपया लीटर हो जाए तो बताया था ना पापा घर में क्या बोलेंगे? 5 कप चाय बनाना, मत बनाना, इशारा कर रहे हैं मत बनाना, क्योंकि महंगा हो गया, है कि नहीं? फिर बोलोगे अरे चाय आदमी को नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है कि नहीं? तुम बोलोगे घर जाके मम्मी दूध पीना है, पागल हो, दूध से तबीयत खराब, दीजिए दारू पी गया, अब जवान जुहान हो गए यार, दूध पी के क्या करोगे? क्यों? क्योंकि दूध तो महंगा हो चुका है। तो भैया उसके यूज क्या हो जाएंगे? रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये चीज आपको यहां पर देखना है। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग पीरियड। बेटा एक बताओ, मान लो तुम्हारा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट आ चुका है, ठीक है? कि मान लो तुम्हारा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट आ गया, तुम क्या बोलोगे? अभी तो 19 तारीख हुआ है, 20 तारीख हुआ है, भर लेंगे। लेकिन अगर मान लो 30 को लास्ट डेट है और 30 को तुम सोचो कि अब भर दें, डिले कर पाओगे क्या? नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा है, चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब टाइम पीरियड कम हो, है कि नहीं? करना है लेस चेंजेबल, मतलब लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक। तो वही कहता है कि ए पर्सन कैन बेटर एडजस्ट हिमसेल्फ इन द लॉन्ग पीरियड, समय बहुत है, आराम से करेंगे रिलैक्स मोड में। सो डिमांड विल बी इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड, बट इन शॉर्ट पीरियड डिमांड विल बी इनइलास्टिक बिकॉज ही हैज नो टाइम टू एडजस्ट हिज डिमांड। अपने डिमांड को वो उसके पास एडजस्ट करने के लिए अब पर्याप्त समय नहीं है, उसे करना ही पड़ेगा। अब वो चाह कर भी उसको डिले नहीं कर सकता है। तो जहां पर चाह कर भी डिले नहीं कर सकता है, करना ही करना पड़ेगा, तो वहां पे क्या हो गया बेटा? इन इलास्टिक। जहां पर डिले नहीं कर सकता इन इलास्टिक, जहां डिले नहीं कर सकता इन इलास्टिक, और जहां डिले कर सकता है इलास्टिक, मोर इलास्टिक। ओके, फिर उसके बाद है कंज्यूमर हैबिट्स। बेटा ये हैबिट्स तो सबसे ज्यादा अच्छा है, शुरू से ही पढ़े हैं। कि मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया, आपको अच्छा लग जाए, है कि नहीं? समझ में सारा कुछ आ जाए, बहुत बढ़िया लगे कि अब जो भी पढ़ना है राकेश सर से ही पढ़ना है, इसके अलावा किसी और से पढ़ना ही नहीं,
है कि नहीं? फिर हमने अपना फीस बताया, है कि नहीं? अब मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ने बोलते ना जी बहुत पैसा लग रहा है कि नहीं? लेकिन आपको क्या है, नहीं भाई मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ना ही है। तो आप पापा को ऐसे इशारा करके चले बाहर आना, मैंने बोला नहीं यही पढ़ना है, अच्छा लग रहा है मुझे, समझ में आ रहा है। आप पैसे की क्यों चिंता कर रहे हैं, हम भी सीए बन के कमाएंगे, देंगे आपको, अभी तो खर्चा करो, होगा ये नहीं होगा, है कि नहीं? तो मतलब अगर आपके लिए हैबिचुअल है तो डिमांड ज्यादा, लेकिन अगर वही मैंने पढ़ाया आपको पसंद नहीं आएगा, फिर मैं बोलूंगा ना बेटा फ्रीओ में पढ़ ले, अच्छा टाइम बर्बाद कौन करे, भाग यहाँ से। कौन है राकेश चौधरी, नहीं जानते हैं, होगा ये नहीं होगा बेटा, है कि नहीं? आप आते हो तो रिसेप्शन पे एकदम तारीफों की पूल बांध दी जाती है कि नहीं? जब आप रिसेप्शन पे कहीं मिलने जाओ कि हमें कोचिंग लेना है, अरे सर ये हैं, सर ये हैं, सामने देखा अच्छा यही पागल था क्या, है कि नहीं? लेकिन जब आप वहां से पॉजिटिव माइंड लेकर के आते हैं तो आपको कुछ भी बोलेंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आप रिसेप्शन पे आए और आपको बोलते, वहां पे बोला जाए वो टीचर एकदम बकवास पढ़ाएगा, तुम टेंशन काहे ले, तुम पढ़ो तो सही, बकवास ही पढ़ाएगा। तो भैया जब पहले से माइंड में नेगेटिव होगा तो यहाँ बैठोगे, कितना भी अच्छा पढ़ा ले तुम्हारे माइंड में नेगेटिव रहेगा, ये नहीं रहेगा, है कि नहीं? अब जैसे जब कभी कोई बच्चे डेमो लेने के लिए आते हैं, यहाँ तो मैं आपको जैसे डेमो दे भी रहा हूँ, मैं नॉर्मली डेमो देता नहीं हूँ, सीधा सी बात है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, दो में से एक ही काम हो सकता है। डेमो नाम की चीज क्या होती है, तुम मुझे जज कर लो, ऐसी अभी तुम्हारी हैसियत नहीं, सिंपल सी बात है ना। कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचर को जज कर ले, वो अभी उसकी हैसियत बन पाई है क्या? अगर स्टूडेंट टीचर को जज कर लेगा तो फिर टीचर टीचर ही नहीं रहेगा और स्टूडेंट स्टूडेंट ही नहीं रहेगा। फिर आप मेरी जगह होंगे, मैं यहाँ नहीं हूं, होगा ही नहीं होगा। तो यही चीज है कि मैं डेमो कभी भी नहीं देता, किसी को भी नहीं, या तो तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। लेकिन चूंकि हम जहां से जुड़े हुए हैं, हम भी जानते हैं कि जो बच्चों को भी एक बार लगना चाहिए कि हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, चल ले ले भाई, है कि नहीं? ले ले, हम पूछते भी है समझ में आया या नहीं आया, कैसा लग रहा है, पूछते या नहीं पूछते? हम इसलिए नहीं पूछते हैं कि मैंने सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, मैं ये पूछ रहा होता हूं कि मैंने जो डिलीवर्ड किया वो आप तक सही से पहुंचा या नहीं पहुंचा। क्योंकि आपका जो ये हार्ड डिस्क है, क्या इसमें एंटीवायरस है या नहीं है, कहीं हैंग तो नहीं हो गया है कि नहीं? जैसे कभी कभी बच्चे, बॉडी तो होता है क्लास में प्रेजेंट, माइंड कहीं और होता है कि नहीं? तेरी ख्यालों में हम खोए हुए हैं, है कि नहीं? इस चांदनी रात में आइसक्रीम के साथ में बाहें डालकर जब घूम रहे होते हैं तो मजा ही कुछ और होता है कि नहीं? अब इस ऐसे भी ख्यालों में खोए हुए होते हैं ना भाई, है कि नहीं? ऐसे भी ख्यालों में खो सकते हैं। तो भैया उस केस में मैं कितना भी अच्छा यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आप तो ख्यालों में खोए हुए हैं, बाहें में बाहें डाल के घूम रहे हैं इस तरीके से, है कि नहीं? तो हमारा समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यही चीजें हैं कि जब बात होती है तो हमने जो डिलीवर्ड किया वो आप तक सही से पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो मायने रखता है। भैया मेट्रो स्टेशन पे आप आते हो, मेट्रो में चढ़ते हो, तो गाना एक होता है मेरे सामने वाली खिड़की में, लेकिन यहाँ पर हो जाए मेरे सामने वाले सीट पे कोई एक चांद सी मुखरी बैठी हो, है कि नहीं? दो चार स्टेशन आगे भी निकल जाते हैं, आप उसे देखते देखते याद ही नहीं रहता उतरना कहाँ था, है कि नहीं? उतरना कहाँ था ये याद नहीं रहता है कि नहीं? तो भैया उस केस को भी तो मायने में रख के चलना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है, टेंशन ना लो, तुम लोगों की सारे दिल की बात यहाँ करेंगे हम लोग, है कि नहीं? तो याद रखना कि जब भी क्लास में बैठो तो हमेशा बॉडी और माइंड दोनों मेरे पास ही रहने देना, ठीक है? आइदर बॉडी यहाँ और माइंड कहीं और नहीं होना चाहिए, घूम लेना क्लास के बाद, ठीक है, पढ़ने के बाद। चलिए, और वैसे भी एक बार सीए बन जाओगे जिंदगी सेटल है, फिर हमेशा घूमते ही रहो ना, क्या दिक्कत है? इन 4.5 साल की मस्ती आगे 4.5 मतलब 40 साल तक सजा है, इन 4.5 साल की सजा आगे 40 साल मस्ती हुई। 40 साल हम मान के चलते 40 साल काम कर लो भाई, हम मान के चलते 60-62 के बाद नहीं काम करना, उतना दिन कमा लिया अब क्या करना? 2000 अभी 21 चल रहा है ना, 2024 लास्ट में मैं भी पढ़ाना छोड़ दूंगा, हो गया बहुत पढ़ा लिया, 13 साल पढ़ा लिया, अब 11-12 साल अब क्या पढ़ाऊंगा, 15 हो गया पूरा, छोड़ दूंगा।
अपनी जिंदगी जीनी है कि नहीं है? हमेशा पढ़ाते पढ़ाते फिर मर क्या जाओ। करेंगे सर? फिर क्या करें? सिंपल सी बात है, अपनी भी जिंदगी जीनी है, अपनी जिंदगी आराम से घूमूंगा फिरूंगा, घर का बिजनेस संभालो यार, क्या दिक्कत है। चलो, फिर उसके बाद बात होती है कंज्यूमर हैबिट्स। देखो आ गया ना उस पे, हैबिट्स पे ही, कि भैया क्या आपको पसंद है कि नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर बैठे और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, एकदम सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, मन ही मन सोचेगा अबे यार कैसा खरूस टीचर है, हमेशा बक 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 पढ़ा ही दिया जा रहा है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे टीचर आएंगे जो सिर्फ मस्ती भरी बातें, ओहो टीचर जो अच्छा है क्योंकि उसने आपके दिल की बात करी है। लेकिन जब सीरियस पढ़ाते तो कुछ बच्चों को वो भी पसंद होगा। तो आपका हैबिट कैसा है, अगर उसके अनुसार काम हो रहा है तो इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है कि नहीं, और अगर उसके अगेंस्ट हो रहा है तो इलास्टिसिटी कम होगा ही। मोर हैबिचुअल डिमांड मोर बे, और लेस हैबिचुअल तो डिमांड लेस ना। तो अगर हैबिट के फेवर में काम कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी ज्यादा नहीं होगी। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि इफ कंज्यूमर इज हैबिचुअल कंज्यूमर ऑफ ए कमोडिटी नो मैटर हाउ इट्स प्राइस चेंज द डिमांड फॉर कमोडिटी विल इलास्टिक, है कि नहीं। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि प्राइस कुछ भी लग जाए, प्राइस कुछ भी लग जाए, हमें तो डिमांड करनी ही करनी है, हमें डिमांड करनी करनी, तो मतलब चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। लेकिन अगर पसंद नहीं है, हटा हटा इसको, है कि नहीं, तो वो बातें यहां पर करनी। फिर उसके बाद है टाइट डिमांड और ज्वाइंट डिमांड। बेटा देखते होगे कभी कभी क्या होती है ना, कंपनी आपस में मिल जाती है, कंपनी आपस में क्या होता है, मिल जाता है। वो मिलता इसलिए है कि हमारा बिजनेस क्या हो, बढ़ जाए, हमारा बिजनेस क्या हो जाए बेटा, बढ़ जाए। तो अगर कहीं पर बिजनेस बढ़ने वाली बात होती है तो उसका मतलब क्या है कि मिला है वो। जैसे एचपी था, एचपी एक कंपनी है, और कॉम्पैक्ट, दोनों ने मिलकर के एचपीसी बना लिया। एचपी पहले कॉम्पैक्ट का लैपटॉप आता था ना, अब कॉम्पैक्ट का आता है क्या, उसको एचपी ने अपने में मिला लिया। कंप्यूटर वगैरह एचपीसी के नाम से लिखा एचपी ही जाता है, लेकिन जब उसका कार्टून देखोगे तो उस पर एचपीसी लिखा हुआ होगा, ठीक है। ताकि जो बिजनेस है, अब हमारा क्या होगा कि एचपी वाला भी आ गया, कॉम्पैक्ट वाला भी खरीदने के लिए आ गया। अब कुछ ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो कि सोचेंगे अच्छा दोनों मिल गया तो अच्छा हमारे पास ब्रांड होगा, तो और आ जाते हैं हमारे पास, तो क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। तो वही कहता है कि द डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर टाइड और ज्वाइंटली टू अदर्स इज नॉर्मली इनइलास्टिक एज अगेंस्ट दोज हु डिमांड इज इंडिपेंडेंट। डिमांड ऑफ स्टेशनरी विथ कंप्यूटर, डिमांड ऑफ स्टेशनरी विथ कंप्यूटर। तो भैया अगर आपने एचपी खरीदा था, अब एचपी और कॉम्पैक्ट मिल जाएगा तब भी आप खरीदोगे ही खरीदोगे, कॉम्पैक्ट वाला ही खरीदेगा खरीदेगा, मतलब उसके पास चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो इलास्टिक इनइलास्टिक होगा, ये नहीं होगा, कम चेंज है ना, तो कम चेंज है तो क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक। और लास्ट में बेटा प्राइस रेंज, प्राइस रेंज में वही बात माचिस की तीली वाली, कोई बहुत ज्यादा महंगा है और कोई बहुत ज्यादा सस्ता है या मिडिल रेंज में है। तो अगर मिडिल रेंज में है तो इलास्टिक, और अगर बहुत ही कम है या बहुत ही ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, इन इलास्टिक। क्योंकि जो लग्जरियस गुड्स का सेवन करता है तो उसके लिए तो पैसा कितना भी खर्च हो जाए वो वही लेगा, जो कम वाला है वो कम वाला लेता है तो पैसा कितना भी कम होगा वही लेगा ना भाई, है कि नहीं। तो अगर प्राइस रेंज बहुत ही हाई हो या बहुत ही लो हो तो उस केस में इलास्टिक क्या होगा, इन इलास्टिक होगा, इलास्टिसिटी क्या होगा बेटा, इन इलास्टिक। लेकिन अगर मिडिल रेंज में, जैसे कोई भी काम होता है तो क्या बोलते हैं, यार जो भी हो लेकिन मिडिल क्लास फैमिली ही मरता है। सबसे ज्यादा मौत किसकी होती है, मिडिल क्लास फैमिली की, उसी पर ज्यादा इफेक्ट होता है ना। वही चीज यहाँ लिखा कि वो अपने आप को बदलने में माहिर होते हैं। सारी डिमांड मिडिल क्लास। हाँ, द डिमांड अप्लाई मिडिल क्लास पर होता है कि नहीं। ओके, तो इसमें कुछ नहीं, बस सारे नाम लिख लीजिएगा बेटा, लिख लो ये हेडिंग दे देना, फैक्टर इफेक्टिंग या डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
लिख लिया बेटा? अभी 1 मिनट में फिर बता रहा हूं आगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक अभी सर पढ़ा नहीं रहे।
तो ये आप लोगों ने लिख लिया, पर मजा तो यहां भी नहीं आएगा बेटा, क्या है, मोह माया वाली बात है। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आता है, ये तो इलास्टिसिटी की बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं इलास्टिसिटी में, अब कर लोगे यहां तक। चलिए जरा अब आगे मजा लेते हैं ना जी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कौन सा बेटा? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बेटा जो भी हम काम करते हैं ना, वो सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए ही करते हैं। हम जो भी काम करते हैं वो क्या होता है, सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। बिना सेटिस्फेक्शन के लिए होगा कोई काम क्या? तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, देखिए वो तो हम आगे देखेंगे कि दो मेथड से इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग इसको जब एक्सप्लेन करने की बात करेंगे तो दो मेथड से करेंगे, देख रहे हो ना, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो वो तो बाद में हम अभी आएंगे, पहले हम लोग कुछ सेटिस्फेक्शन के बारे में, वांट्स के बारे में, यूटिलिटी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यूटिलिटी के बारे में देख लेंगे। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, तो वांट्स, वांट्स का मतलब क्या होता है कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है कि नहीं? क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कि चलो साथ में घूमने चलते हैं, है कि नहीं? अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल हो सकता है। तो अगर अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल की बात हम लोग करते हैं तो वही हमारा किस में आता है बेटा, कंज्यूमर बिहेवियर में। देखिए व्हाट ए कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम, कि क्या एक कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है, क्या उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल है, वही वो हमारा क्या होता है बेटा, वांट्स या यूटिलिटी की बात करें। अगर यूटिलिटी की बात करते हैं तो क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, कि जिस भी कमोडिटी को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उस कंजम्पशन से हमें क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस कंजम्पशन से हमें क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, यूटिलिटी या वांट। यूटिलिटी के नाम से जाने उपयोगिता, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उपयोगिता। तो जो भी हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो उससे जो हम सेटिस्फेक्शन लेवल चाहते हैं, उससे जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल प्राप्त होता है, वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, यूटिलिटी या वांट्स के नाम से जाना जाएगा, यूटिलिटी कहलाएगा। अब अगर यूटिलिटी की बात करते हैं तो इसको हम लोग अलग अलग कंसेप्ट से देखेंगे, लेकिन अगर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए दो अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। क्या हुआ? अगर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें, अगर हम लोग क्या करेंगे बेटा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा वो जरा गौर से देखो। बेटा सामने स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है सर। मनदीप, अंकिता, स्क्रीन दिख रहा है बेटा आप लोगों को यस सर सर। दिख रहा है, या ब्लैंक दिख रहा है? सर दिख रहा है स्क्रीन। बोलो। सर हम बोल रहे सर हैं। क्रॉस इलास्टिक क्या हुआ? सर दिख सर रहा दिख है, रहा हम है। लोग बोल रहे हैं ठीक है सर। ठीक, नहीं तुम लोगों की आवाज पता नहीं बहुत कम आ रही थी नहीं इसलिए। चलिए अब अगर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या हेडिंग देखिए बेटा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या है हमारे पास, लिखिए हेडिंग, थ्योरी ऑफ ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग दो तरीके से देखेंगे, इसको जब भी एक्सप्लेन करेंगे, अब देखना पहले फिर लिखना, इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एक होगा बेटा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और एक होगा हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो दो तरीके की बात, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। बेटा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस दिया गया था प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया बेटा,
एल्फर्ड मार्शल के द्वारा, और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस दिया गया था जे.आर. हिग्स, एलन और स्टल्स्की के द्वारा। ठीक है बेटा, कि अगर हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो ये दिया गया था बेटा किसके द्वारा? मार्शल साहब के द्वारा। तो गिवन बाय, क्या हुआ? गिवन बाय एल्फर्ड मार्शल। ठीक है, और अगर इसमें देखा जाए तो जे.आर. हिग्स, एलन एंड स्टल्स्की, इसका नाम तुम लोगों ने बहुत ही कम सुना होगा, है कि नहीं? जे.आर. हिग्स और एलन के बारे में तो पढ़ा दिया गया होगा और आपने पढ़ भी लिया होगा, स्टल्स्की का नाम कम सुना होगा। अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ जे.आर. हिग्स और एलन आता है तो भी सही है, अगर तीनों नाम दे दिया जाता है जे.आर. हिग्स, हेलन और स्टल्स्की, तो तीनों ही नाम लिखने की जरूरत हो सकती है। ओके, तो अगर हमें यहाँ पर इनकम को देखना है, सॉरी कंज्यूमर बिहेवियर को, तो इन दो अप्रोच के माध्यम से देखेंगे हम लोग। क्या करेंगे बेटा? इन दो अप्रोच के माध्यम से देखेंगे। कौन कौन सा? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कौन कौन सा बेटा? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो अगर हम कार्डिनल की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं बेटा? कार्डिनल की बात करते हैं, तो कार्डिनल में क्या होता है और ऑर्डिनल में क्या होता है, वो चीज आपको यहाँ पर समझना है। कार्डिनल में क्या होगा और ऑर्डिनल में क्या होगा, उस चीज को यहाँ पर आपको समझना है। तो अगर कार्डिनल और ऑर्डिनल के माध्यम से समझना है, अगर क्या करना है बेटा आपको, कार्डिनल या ऑर्डिनल के माध्यम से समझना है, तो किस तरीके से समझेंगे? तो कहता है कि देखिए, जहां पर हम लोग यूटिलिटी की बात करेंगे, जहां पर हम लोग यूटिलिटी की बात करेंगे, मतलब एक कंज्यूमर क्या पेमेंट करना चाहता है और क्या वो सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। ठीक है, एक कंज्यूमर क्या पेमेंट करना चाहता है और क्या वो सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है, ये हमारा किस नाम से आएगा बेटा? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये किस में आएगा बेटा? हमारा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो यही लिखा है कि यूटिलिटी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी विच ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे, कि जो वो खर्चा करेगा सेटिस्फेक्शन लेगा। किसने दिया इसको बेटा? एल्फर्ड मार्शल ने। लेकिन अगर कहीं पर बोलेंगे यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स कैन नॉट बी मेजर इन न्यूमेरिकल टर्म्स बट कैन बी कंपेयर्ड टू रैंक, कि यहाँ पर हम उसको पैसे के रूप में तो तौल नहीं सकते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन के रूप में रैंक तो दे सकते हैं ना, कि हमने भाई बिस्लरी का पानी पिया, हमें क्या सेटिस्फेक्शन मिला, हमने घर का पानी पिया, हमें क्या सेटिस्फेक्शन। अब इसमें हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पहले नंबर पे, ये हमारा दूसरे, तो रैंक दिया या नहीं दिया? तो जहां पर भी क्वालिटेटिव नेचर्स के आते, जहां पर हम रैंक देकर के काम कर सकते हैं, वो हमारा किस में आएगा बेटा? ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में। उसको किस नाम से जानेंगे हम लोग बेटा? ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग तो पढ़ेंगे यूटिलिटी के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास यूटिलिटी है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम पहले जाने थे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर दूसरा वाला है, इसमें पढ़ेंगे बेटा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, क्योंकि जो हमें सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको सेम रखना है। जैसे देखो नीचे क्या लिखा है, 2 कप टी इज इक्वल टू 1 कप कॉफी, कि भाई 2 कप चाय पीने से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वही सेटिस्फेक्शन हमारा क्या मिल रहा है? 1 कप कॉफी। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेटा आईसी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। किस नाम से जानेंगे बेटा? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कि ये जो हमारे दो मेथड्स हैं, टोटल यूटिलिटी एनालिसिस, सॉरी एक होगा हमारा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और एक हमारा क्या होगा बेटा? ऑर्डिनल। कार्डिनल वाले में हम लोग पढ़ लेंगे क्या क्या? यूटिलिटी के बारे में, जिसमें हम लोग टोटल यूटिलिटी को भी देखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी को भी देखेंगे, फिर यूटिलिटी क्या क्या अप्लीकेबल होता है, कहाँ अप्लीकेबल होता है, क्या रिलेशन है टीयूएमयू का, ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और दूसरे वाले में हम लोग क्या देखेंगे बेटा? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन, उदासीन वक्र के बारे में पढ़ेंगे, कि चाहे हम किसी भी पॉइंट की बात करें, जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो क्या होगा? सेम होगा।
जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होगा। ठीक है, तो इस पर बृहद जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे परसों की क्लास में। ठीक है, वेडनेसडे को जो 11:15 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें, और पूरा कंप्लीट करेंगे उस दिन, चाहे जितने 2 घंटे लगे या 2.5 घंटे लगे, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आईसी एनालिसिस और यूटिलिटी के बारे में। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ?